हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि 10th का सेकंड चैप्टर है। और इस सेकंड चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग्स के अलावा हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को भी डिस्कस करते हैं और एक एक पैसेज को हम कंप्लीटली ट्रांसलेट करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस तरीके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस और इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 10th में dawned bright and clear। जो 10th मई की सुबह थी वो बिल्कुल उज्जवल दिख रही थी, ब्राइट दिख रही थी, एंड क्लियर और स्पष्ट लग रही थी। जो 10 मई की सुबह थी वो क्लियर और स्पष्ट लग रही थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। पिछले कुछ दिनों से मुझे उन प्लीजेंट बिसाइड बाय डिग्निटरीज, यानी कि उन गणमान्य, डिग्निटरीज का मतलब होता है वो गणमान्य व्यक्ति जो होते हैं, और वर्ल्ड लीडर्स जो विश्व के नेता हैं, उन लोगों ने मुझे सुखद रूप से घेर लिया था। और हु वर कमिंग, जो उद्घाटन से पहले शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे थे, इनॉग्रेशन से पहले who were coming to pay their respect before inauguration, उस उद्घाटन से पहले अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be a largest gathering ever the international leaders on South African soil। ये जो उद्घाटन है दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, the largest gathering ever international leaders on the South Africa soil, यह उद्घाटन साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय, यानी कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उन नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। इट वुड बी अ लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। देखिए इस पैसेज के अंदर हमें मिल रहे हैं कुछ मीनिंग, जैसे कि प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है जिसमें आपको एंजॉय की अनुभूति होती है, जिसमें आप एक सुखद अनुभव करते हैं, उनको हम कहते हैं प्लीजेंट, एग्रीएबल, इंजॉयबल। डिग्निटरीज का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि हाई रैंक पे हो, उसे हम कहते हैं डिग्निटरीज, यानी कि जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं। और इनॉग्रेशन का मतलब होता है किसी नई चीज को आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो, पब्लिक को बताने वाले हो, एक फॉर्मल सेरेमनी होने वाली है, उसको हम कहते हैं इनॉग्रेशन। अगर हम फिर से इस पैसेज को समझना चाहते हैं तो इजीली आप समझ पाओगे कि जो 10 मई की सुबह थी वो बिल्कुल उज्जवल, स्पष्ट लग रही थी। पिछले कुछ दिनों में मुझे उन गणमान्य व्यक्तियों और जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने मुझे सुखद रूप से घेर लिया था, जो कि उद्घाटन से पहले अपनी शुभकामनाएं देने आ रहे थे। और यह इनॉग्रेशन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल लीडर्स की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज में आप देख पाओगे, यहाँ लिखा हुआ है कि द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो समारोह है, ये जो सेरेमनी है, प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग द्वारा गठित उनके द्वारा बनाई गई सुंदर जो बलुआ पत्थर है उसके एम्फीथिएटर में हुई। जो एम्फी थिएटर है वहां पे हुई। तो ये सेरेमनी कहाँ हुई इसके बारे में है। फॉर द डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रेमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट democratic non-racial government। For decades, this had been the seat of white supremacy।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द डिकेड दे सेड, दशकों तक, मतलब दशकों तक सफेद वर्चस्व की ये सीट रही है, व्हाइट सुप्रीमेसी होती है, और जिसको आप कह सकते हो कि गोरे और कालेों का भेद था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उसमें ये व्हाइट सुप्रीमेसी रही है। एंड हाउ नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, और अब ये दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक, आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक, राइट, गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए, यानी कि नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, मतलब कि जो कि गैर नस्लीय, जो नस्ल भेद नहीं करते थे, नॉन रेसिकल गवर्नमेंट थी, राइट। और उसकी स्थापना के लिए विभिन्न रंग, यानी कि रेनबो, अ साइट ऑफ रेनबो, अलग अलग जो रंग थे उनके राष्ट्र की एक इंद्रधनुषी सभा का स्थल था, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर इंस्टॉलेशन, अलग अलग लोगों की इंद्रधनुषी सभा का वो था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani on the podium. Mr. De Klerk was first sworn in the second deputy president. और लिखा हुआ है यहाँ पे कि बहुत ही अच्छी तरीके से कि इस ऑन द लवली ऑटमन डे, यानी कि इस सुंदर शरद ऋतु के दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी, जो कि जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वॉज अ फर्स्ट रॉन, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने क्या ली, शोर्न का मतलब होता है शपथ, स्वेर का मतलब होता है शपथ, और शोर्न इसकी सेकंड फॉर्म है, मतलब उन्होंने क्या ली, सेकंड जो उप डिप्टी प्रेसिडेंट थे उसकी शपथ ली। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, सुप्रीमेसी का मतलब होता है जो सुप्रीम हो, अथॉरिटी में बिल्कुल पावरफुल हो, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पावर आप कह सकते हैं, उसको हम सुप्रीमेसी कहते हैं। और एकॉम्पाइन का मतलब होता है एग्जिस्ट करना किसी एसोसिएशन के साथ में, किसी कंपनी के साथ में। और यहाँ पे जो एकॉम्पाइन का मतलब है वो अपनी डॉटर के साथ थे, जेनानी के साथ। स्वर्ण का मतलब होता है शपथ, आप ओथ लेते हो, उसको आप कहते हैं हैविंग टेकन, आपने ले लिया ओथ। तो अगर हम इस कंप्लीट चीजों को देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि ये जो सेरेमनी थी वो कहीं ना कहीं एम्फी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा जो गठित थी, वो बलुआ पत्थर से बनी हुई एम्फी थिएटर में हुई। और दशकों तक यहाँ पर जो सीट का जो वर्चस्व था वो सफेद वर्चस्व की सीट रही थी। लेकिन अब जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए जो विभिन्न रंग और राष्ट्र जो है हमारा एक इंद्रधनुषी सभा का स्थल था। ऑन द लवली, उस शरद ऋतु के दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ में था। मंच पर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ली। फिर क्या था, देन थाबो मैप्की वॉज सॉन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थेंथाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करते हुए आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने संविधान का पालन करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए और अपने आप को गणराज्य और उस लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का वचन दिया था। वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल्स, टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग माय वर्ड्स आई सेड, जितने भी लोग थे मैंने अपने गणराज्य और लोगों की भलाई के लिए वचन दिया था। एकत्र मेहमानों और देख रही दुनिया के लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस, जो जितने भी लोग असेंबल्ड गेस्ट थे और जो देख रहे थे, जो पूरी दुनिया देख रही थी, मैंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस टू डू बाय आवर प्रेजेंस ऑफ योर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टीज। टुडे, आज यहाँ उपस्थित हम सभी को हमारी जो नई जो स्वतंत्रता के लिए महिमा और आशा प्रदान करती है, टुडे ऑल आवर प्रेजेंस ऑफर हेयर कॉन्फर्ट द ग्लोरी ऑफ होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, और इस नई स्वतंत्रता के लिए
यहाँ पे हमें एक आशा प्रदान करती है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक असाधारण मानव आपदा जो बहुत लंबे समय तक चली और अनुभव से बाहर एक समाज का उदय होना पूरी मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ये क्या है, एक प्राउड का विषय है। दैट वॉज हु, आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हु व आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग ago have today been given a rare privilege to host the nation of the world and our own soil। हम जो कुछ समय पहले तक निर्वासित थे, we were who were outlaws not so long ago, जो भी हम जो कुछ समय पहले तक निर्वासित थे, उसको आज अपनी धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया। A rare privilege to be host the nation of the world in own soil। अपनी धरती पर राष्ट्रों का मेजबानी करने का एक रेयर प्रिविलेज दिया गया। और we thank to all our distinguished international guests for having come to take possession with people of our country of what। और हम अपने सभी जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, जो विशिष्ट, इसका मतलब होता है विशिष्ट, स्पेशल, जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ बैठने के लिए आए हैं। हैविंग टू कम टेक पोजिशंस टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री फॉर व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। बैठने के लिए आए हैं जो कि आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए, ह्यूमन डिग्निटीज के लिए एक जीत है। देखिए यहाँ पे कुछ हैं मीनिंग्स और इन मीनिंग्स को आपको समझना होगा। प्लेज का मतलब होता है जब आप बिल्कुल प्रॉमिस करते हो, एक शपथ लेते हो, और उसके बाद बारी है ग्लोरी का मतलब होता है एक ग्रेट प्रेज होती है, प्रशंसा होती है, उसको हम ऑनर देते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोरी। और डिस्टिंक्टिव्स का मतलब होता है एक डिग्निटी होती है, राइट, जो कि एक इमिसेंस होती है, जो विशिष्ट जो लोग होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्टिव्स, राइट। देखिए यहाँ पे अगर आप फिर से इस पैसेज को समझना चाहते हैं तो आप इजीली इस पैसेज को समझ पाएंगे कि देन थाबो मबेकी ने डिप्टी प्रेसिडेंट का जो शपथ लिया वो लिया, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने संविधान की शपथ लेते हुए, अपने आप को डिवोट करते हुए, जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैंने कहा, और जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उनको, असेंबल्ड गेस्ट वॉचिंग जो देख रहे हैं, मेरे वर्ल्ड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस बाय प्रेजेंस हियर टू कॉन्फर ग्लोरी होप अ न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो जिसको एक ग्लोरी, एक होप के रूप में देखा जा रहा है। टुडे ऑल ऑफ अस आवर प्रेजेंस हियर, सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आवर आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक ह्यूमन डिजास्टर के रूप में एक्सपीरियंस करने के बाद आफ्टर लॉन्ग समय मस्ट बी अ बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जहाँ पे सभी ह्यूमैनिटी है उसके लिए प्राउड होगा। who were or outlaws not so long ago have today been given a rare privilege। हमें जो कुछ समय पहले तक हम थे, आज अपनी धरती पर दुनिया के सभी राष्ट्र, जो कि एक रेयर प्रिविलेज हमें मिला गया है, एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है कि अपनी धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी हम कर सकें। हम सभी अपने विशिष्ट जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं उन सभी का थैंक यू कहते हैं, जिन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए आए हैं, आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, और जो ह्यूमन डिग्निटी है उस सभी के लिए, एक गरिमा के लिए ये जीत है। We have at last achieved our political emancipation, right? We have at last, और हमें अंत में अपनी जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, यानी कि जो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की है, एटलीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल emancipation, right? We pledge ourselves to liberate all our people from continued bondage of poverty, deprivation,
सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, पॉवर्टी, राइट, और जो पीड़ा होती है, डिप्रीवेशन होता है, सफ़र करते हैं जो लोग, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे अदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, अन्य जो भेदभाव हैं, उनके सतत बंधन से मुक्ति करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। वी प्लीज, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस बाय वन बाय अनदर। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे की उत्पीड़न का अनुभव करेगी, ये ऐसा कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious of a human achievement। और जो सन है, जो सूरज है, इतनी शानदार मानव उपलब्धि कर पर जो सूर्य है उसका कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता को राज करने दीजिए, भगवान अफ्रीका का भला करे। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग दी हुई है, जैसे इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्री हो जाना। एक जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होता है, मतलब कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है उसको हम कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज को लेकर के। और ऑपरेशंस का मतलब होता है जहाँ पे आप अपनी एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है, एक अनजस्ट मैनर में, एक बिल्कुल कहते हैं ना क्रूएल तरीके से बिल्कुल वहां पे बिहेव किया जाता है, वो उसके बारे में कहा गया है कि कभी वो जो उत्पीड़न है उसको कभी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं करेंगे, विल अगेन एक्सपीरियंस, और कभी बाय वन अनदर, कभी नहीं होगा ऐसा, नेवर। अगर इस पैसेज को हम फिर से समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि वी हैव एट लास्ट, लगभग हम सभी लोग, आप कह सकते हो कि हमने अंत में जो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको हासिल की है, पॉलिटिकल इम्पैशनेशन को, इमेंसिपेशन को हासिल करी है। और हम ये अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, पॉवर्टी, सफरिंग जेंडर से बाहर निकालने के लिए, मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। और नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, फिर कभी नहीं होगा यह खूबसूरत भूमि पर फिर से एक दूसरे की उत्पीड़न का अनुभव करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और इतनी शानदार मानव उपलब्धि पर जो सूर्यास्त है, कभी नहीं होगा। और स्वतंत्रता को राज करने दीजिए, गॉड ब्लेस यू अफ्रीका, अफ्रीका भगवान आपका भला करे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrier rose a perfect formations over the Union building। कुछ ही क्षण बाद हमने सबने अपने विस्मयी आंखों को ऊपर उठा ली जब दक्षिण अफ्रीका की जेट विमान और हेलीकॉप्टर, जो सेना वाहक थे, ट्रूप्स कैरियर थे, वो और बिल्डिंग के जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजे। दे रॉड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजे। और इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले पिन पॉइंट प्रिसीशंस ऑफ अ मिलिट्री फोर्स but the demonstrations of the military's loyalty to democracy, to new government that had been freely and fairly elected। और आप कह सकते हो कि यह केवल एक तुच्छ परिशुद्धता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, और बल्कि लोकतंत्र, एक नई सरकार जिसे स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, सेना के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। दैट आप कह सकते हो, बट demonstrations was military's loyalty to democracy, a new government that had been freely and fairly elected। Only moments before, the highest generals of South Africa Defence Force and Police, their chest decked and ribbon and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली मोमेंट
और आप कह सकते हो कि जो कुछ क्षण पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस, जो दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल के पुलिस के जो सर्वोच्च जनरल थे, उनके सीने में, उनके सीने पिछले समय की बहादुरी के प्रति रिबन और जो पदक थे उनसे सजे हुए थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और वफादारी की कसम खाई। They salute me and pledge their loyalty. I was not unmindful. मैं इस बात से बेपरवाह नहीं था। Of a fact that no many years, कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया होता, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। The fact is not so many years before they would not have saluted but arrested me. और मुझे सलाम नहीं किया होता बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। अंत में आप कह सकते हो, फाइनली children of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of new South African flag. अंत में जो इम्पाला जेट विमानों की एक फीती ने काले, लाल, हरे, नीले और सोने रंग के धुएं से नए दक्षिण अफ्रीका का ध्वज बनाया। तो यहाँ पे कुछ दी जा रही है मीनिंग्स, जैसे कि स्पेक्टाकुलर, मतलब कि जो देखते हैं, जो इम्प्रेसिव होता है उसको आप कह सकते हो। और प्रिसीजन का मतलब होता है जहाँ पे एक्यूरेसी होती है, एग्जैक्टनेस होती है, उसको हम कहते हैं। और अनमाइंडफुल का मतलब जो बेपरवाह हो, माइंडफुल नहीं हो, अनअवेयर हो किसी चीज़ के बारे में, फॉरगेटफुल हो, केयरलेस हो, नेग्लेक्टफुल हो। अलग अलग तरीके हैं अनमाइंडफुल को रिप्लेस करने के लिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें इस पैसेज को, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि कुछ ही क्षणों बाद, और हम सब ने अपनी जो आंखें हैं आश्चर्यजनकता के साथ ऊपर उठा ली, और जब दक्षिण अफ्रीका के जो जेट विमान, हेलीकॉप्टर, सेनावाहक विमान यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजे, दे रोड द परफेक्ट फॉर्मेशंस ओवर द यूनियन बिल्डिंग, ऊपर गरजे, यह केवल एक तुच्छ परिशुद्धता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र जिसमें एक नई सरकार, जिसे स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, सेना के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। That would be a demonstration of military loyalty to democracy. Only moments before, कुछ क्षण पहले जो दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल के पुलिस सर्वोच्च जनरल, जिनके सीने पिछले समय की बहादुरी से प्राप्त जो रिबन थे उनसे और पदक से सजे हुए थे, उन्होंने मुझे सलाम किया और उनकी वफादारी की कसम खाई। उन्होंने अपनी वफादारी की कसम खाई। सैल्यूट मी एंड प्लेस टू देयर लॉयलिटी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं बिल्कुल बेपरवाह नहीं। ऑफ फैक्ट ऑफ सो मेनी ईयर्स, की कुछ साल पहले तक मुझे सलाम नहीं किया होता बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। अंत में जो इम्पाला जेट विमानों की एक फीती ने काले, लाल, हरे, नीले और सोने रंग के धुएं से दक्षिण अफ्रीका का एक नया फ्लैग बनाया। राइट, अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें और आगे बढ़ें तो एक और चीज़ आपको समझ आएगी कि इस पैसेज में क्या दिया हुआ है। अगर आप इस पैसेज को देखो तो यहाँ लिखा हुआ है, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and vision of white singing Nkosi Sikelel, Afrikaans and black singing Dim Stem and old anthem of Republic। अगर आप देखें यहाँ पे तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि द डे वॉज सिंबलाइज, यह दिन मेरे लिए दो राष्ट्रगान के वादन, गोरो द्वारा नकोसी सिकेल अफ्रीकाई और अश्वेत द्वारा गणराज्य के पुराने राष्ट्रगान डाइट स्टेम के गायन की दृष्टि से प्रतीकात्मक था। राइट, ऑल्दो दैट नाइदर ग्रुप्स नी द लिरिक्स ऑफ द एंथम बाय द डिस्पाइस्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और हालांकि उस दिन किसी भी समूह को राष्ट्रगान की धुन पता नहीं था जिसका वे पहले तिरस्कार करते थे, जिसके शब्दों को वह जल्दी ही दिल से याद कर लेंगे। ये सारी बातें थीं
On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. और उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से मैं अभिभूत था. In the first decade of 12th century, a few years after and bitter Anglo-Boer and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected the system of racial dominations against the dark-skinned people of their own land. आप कह सकते हो कि 20वीं सदी के पहले दशक में जो कड़वे एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद मैंने अपने जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों के साथ समझौता किया और अपने ही देश में काली चमड़ी वाले के जो लोग थे उनके खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई. उन्होंने जो संरचना बनाई उसने सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में एक आधार का बनाया जिसे दुनिया कभी नहीं जानती थी. They patched up their differences, reacted system racial dominance against the dark-skinned people. The structures they created a form, a basics one harvest, most inhuman society world has never ever known. और आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो लोग थे और जो काली चमड़ी वाले जो के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक संरचना बनाई जो सबसे कठोर अमानवीय समाजों का एक आधार बनाया जिसे दुनिया कभी नहीं जानती. द वर्ल्ड हैज एवर नोन. राइट. अब यहाँ पे कुछ है मीनिंग्स जिसको हमें समझना पड़ेगा कि डिस्पाइज्ड का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है रिगार्ड, कंटेम्प्ट करना किसी चीज को. ओवरवेल्ड का मतलब होता है कंप्लीटली ओवरकम, माइंड में जो फीलिंग आती है उसको हम कहते हैं. और डोमिनेशन का मतलब होता है रूल करना, कंट्रोल करना, आर्बिट्री को कंप्लीटली. तो आप कह सकते हो कि अगर इस पैसेज को अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो दिन जो कि सिंबलाइज था दो नेशनल एंथम के द्वारा, जो विजन वाइट सिंगिंग के द्वारा गाया गया. जो वाइट सिंगिंग थे, जो श्वेत थे उनके द्वारा, जो गोरे थे उनके द्वारा, नकोसी सिकेल अफ्रीकाई, और जो अश्वेत थे, जो काले थे, वो गणराज्य के जो पुराने राष्ट्रगान थे डाइस्टेम के गायन की दृष्टि से वो उनके लिए प्रतीकात्मक था. द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक. ऑल्दो दैट डे, आप कह सकते हो कि इस तरह, हालांकि उस दिन किसी भी समूह को राष्ट्रगान की धुन के बारे में पता नहीं था. दे once despite they would soon know the words by heart, और जिसका वे पहले तिरस्कार करते थे, जिसके शब्द वो जल्दी दिल से याद कर लेंगे, जिसके शब्दों को वे जल्दी ही दिल से याद कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इस इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन, मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था, ओवरवेल्ड था, द सेंस ऑफ हिस्ट्री के टर्म में. इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 12th सेंचुरी, और 12वीं शताब्दी के दशक, पहले दशक में, जो कड़वे एंग्लो बोयर युद्ध के कुछ वर्षों बाद, और मैंने अपने जन्म से पहले, बिफोर माई ऑन बर्थ, व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, कि जो सफेद चमड़ी वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी जो मतभेद था उनके साथ समझौता किया और अपने ही देश में काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई. They patched up with their differences, erected system and racial dominance against the dark-skinned people of in own land. अपने ही देशों में ये सारी चीजें उन्होंने बनाई, जो उसने सबसे कठोर, सब अमानवीय समाजों का एक आधार बताया जिसे दुनिया कभी नहीं जानती थी. The structures they created formed the basis of arrest. एक आधार बनाया जिससे कि इनह्यूमन, जिसे दुनिया, सोसाइटी, वर्ल्ड हैज नेवर नोन, जिसे वर्ल्ड कभी नहीं जाना, कभी नहीं जानता था. नाउ द लास्ट डिकेड. अब आप कह सकते हो कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और एक आदमी के रूप में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, एक आदमी के रूप में 8वीं डिकेड्स में, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, रिप्लेस्ड बाय द रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस द कलर्स ऑफ देयर स्किन. और आप कह सकते हो कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में 8वें दशक में उस प्रणाली को हमेशा के लिए पलट दिया और एक ऐसी प्रणाली में बदल दिया गया है जिसे लोगों की त्वचा, रंग की परवाह किए बिना उसके अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता मिल गई. दैट डे, वह दिन मेरे हजारों, दैट डे आई हैड कम अबाउट थ्रू द
unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted and repaid. That day, वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के माध्यम से आया था। वे लोग जिन्होंने दुख और साहस को कभी नहीं गिना या चुकाया नहीं जा सकता। मैंने उस दिन को महसूस किया। आई फेल्ट दैट डे आई हैव ऑन माई मेनी अदर्स डेज। मैंने उस दिन को महसूस किया जैसा कि इतने अन्य दिनों में किया। मैंने सिर्फ उन अफ्रीकी देशभक्तों का युग्म था जो मेरे समान शहीद हो गए। दैट वॉज ए सिंपल सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स जो शहीद हो गए थे, हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले शहीद हो गए। That long and noble line ended, now began again with me. और वह लंबी और महान पंक्ति समाप्त हो गई, अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। And I was pained that I was not able to thank them, that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और मेरे साथ फिर से हुई। मुझे इस बात का दुख भी था कि मैंने उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया और वे यह नहीं देख पाए कि उनकी कुर्बानियों ने क्या गढ़ा है। What their sacrifices had wrought. देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, रिकॉग्नाइज करना। रिगार्डलेस मतलब कि विदाउट एनी कंसर्न। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, जिसमें मेक सेक्रीफाइस होती है। पैट्रियट का मतलब होता है पर्सन जो सपोर्ट करता है, अपने नेशन को डिफेंड करता है और जो बलिदान देता है, उसको हम कहते हैं पैट्रियट। जिसमें देशभक्ति की भावना होती है, उसको हम कहते हैं पैट्रियट्स। राइट। अगर हम इन सारी चीजों को देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ पाओगे कि अब जो लास्ट 20वीं शताब्दी का जो अंत है, उस अंतिम दशक में और एक 8वें दशक में एक आदमी के रूप में उस प्रणाली को हमेशा के लिए पलट दिया और ऐसी प्रणाली में बदल दिया गया जिसे लोग त्वचा और रंग की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस देयर आउट कलर स्किन, कलर ऑफ देयर स्किन, लोगों की फ्रीडम, उसकी परवाह किए बिना उनके अधिकारों और जो फ्रीडम थी उनको मान्यता मिल गई। दैट डे, आप कह सकते हो कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के लिए अकल्पनीय बलिदान के माध्यम से आया था। That day, unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering, their courage can never be counted and repaid. जिनके साहस को कभी नहीं न गिना न चुकाया जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया कि मैंने इतने सारे अन्य देशों में काम किया। मैं सिर्फ उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का युग्म था जो मेरे सामने शहीद हो गए थे। आई फेल्ट दैट डे आई वाज सो मेनी अदर्स डे। आई वाज सिंपली सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन्स पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले शहीद हो गए थे। दैट लॉन्ग अ नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन विथ मी। और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई है। इस बात का दुख है कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। आई वॉज पेंड, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, दैट वर नॉट एबल टू सी, जिनको मैं जो देख नहीं पाए कि उनकी कुर्बानियों ने क्या गढ़ा हुआ है। देखिए, ये इस मीनिंग को हमने समझ लिया है, इसके पैसेज को फिर से समझ लिया है। अब बारी है आगे बढ़ने की और इस पैसेज को समझने की, जहां पे लिखा हुआ है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड a deep and lasting bond in my country and my people. इसका मतलब होगा the policy of apartheid create a deep and lasting bond in my country. इस रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को, my country and my people, इनको एक डीप और लास्टिंग गहरा घाव दिया है, घाव पैदा कर दिया है। और all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. इसको हम क्या कह सकते हैं? All of us will spend many years. और मुझे लगता है कि उस गहरी चोट से उभरने के लिए हम सभी को यदि पीढ़ियों नहीं कई साल बिताने होंगे। All of us spend many years, if not generations, recovering from that प्रोफाउंड हर्ट। उस जो हर्ट हुआ है, जो चोट है, उससे उबरने के लिए हमें कई साल बिताने होंगे। लेकिन बट द डिकेड्स ऑपरेशंस एंड ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वाज प्रोड्यूस ऑलिवर थॉमस वाटर
Cisthulus and Chief Luthislis, Yusuf Dadus, Brum features, and Robert Subikis of our time. Men are such a extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operations to create such a height of the character. But the decades, लेकिन दशकों के दमन और क्रूरता का एक कह सकते हो अनपेक्षित प्रभाव था. बट द डिकेट्स ब्रूटली जो अनइंटेंडेड इफेक्ट था वो था दैट प्रोड्यूस जिसने बहुत ही अलग अलग तरीके के हमारे समय में जो ओलिवर टैम्बोस था, चाहे वाटर सिसलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादुस, ब्रैम फ्रीचर्स, रॉबर्ट जैसे पुरुष पैदा किए, सोबुसवेस जैसे पुरुष पैदा किए. सारे लोगों के नाम हैं जो कि अफ्रीकन लोगों के नाम हैं. ओलिवर थॉमस, वाल्टर सिथोस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादुस, ब्रम फ्रीचर्स, रॉबर्ट सोकिस, उनके समय में ये लोगों के नाम है. मैन आर सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और ये लोग सच में इनके पास करेज था, विजडम था, जनरसिटी थी, राइट. ये सारी चीजें थी इन लोगों के पास में. लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जिनको आप वापस से नहीं जान सकते. परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद आप कह सकते हो कि चरित्र की जो हाइट है उसकी ऊंचाइयों को बनाने के लिए, उसके सृजन के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराइयों की आवश्यकता होती है. माई कंट्री इन रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स. मेरी कंट्री जो है, मेरा जो देश है, खनिज और रत्नों से समृद्ध है. इसके नीचे, इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं और इट लाइज beneath इट्स soil. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल. लेकिन मुझे पता है इस देश की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के लोग हैं. सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरे और महान, सच्ची महान है, प्योरेस्ट डायमंड्स हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. पता है कि मेरी जो कंट्री है इसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, अपार संपदा है. लेकिन ऑलवेज नोन द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन इस देश की सबसे बड़ी संपदा यहाँ के लोग हैं. और फाइनर एंड ट्रूथर, जो कि बिल्कुल प्योरेस्ट डायमंडिस्टिक लोग हैं. ब्रूटली का मतलब होता है बिल्कुल ब्रूटल, क्रूअल तरीके से लोगों के ऊपर जो कहते हैं ना, बिल्कुल आप कह सकते हो जिनमें निर्दयी तरीके से आप कह सकते हो. अनइंटेंडेड मतलब जिनका बिल्कुल इरादा ही नहीं, अनप्लान्ड जो होता है. जनरसिटी, विजडम, रीडनेस जिनके अंदर होती है, ज्ञान का भंडार होता है, उसको हम कहते हैं. लिबर्टीज देते हैं लोगों को, उसको हम जनरसिटी कहते हैं. अगर आप इन सारी चीजों को समझोगे तो आप समझ पाओगे कि ये जो पॉलिसी है रंग भेद की, अपार्थाइड की जो विधि है, इन्होंने मेरे देश और मेरे लोगों को, ऐसा कह रहे हैं मंडेला जी कि मेरे देश और मेरे लोगों को एक गहरा घाव दिया है. लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री, राइट. और इससे बाहर निकलने के लिए 10 को लगेंगे, एक जनरेशन रिकवर करने में लगेगा इस दर्द से बाहर निकलने के लिए. बट दशकों तक ये जो ब्रूटली और अनइंटेंडेड तरीके से जो इसका इफेक्ट हुआ है, इसने प्रोड्यूस किए हैं महान लोग जैसे ओलिवर थॉमस हुआ, वाल्टर सिथलोस, या फिर लुथलिस, यूसुफ, ब्रम फीचर्स, दादूस, रॉबर्ट सुबेलिस जैसे हमारे समय में लोग पैदा किए. ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे. इनके पास साहस था, बुद्धि थी, दिमाग था इन लोगों के पास में, और असाधारण ज्ञान था, उदारता थी इनके अंदर. जनरसिटी मतलब उदारता होती है. और इनको इन लाइक नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे लोग शायद ही कभी मिले. परहैप्स इट रिक्वायर्स, परहैप्स शायद मुझे लगता है कि ये रिक्वायर है डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट सच अ हाइट कैरेक्टर. और इस तरीके की ऊंचाइयों को बनाने के लिए उत्पीड़न है उसकी इतनी गहराइयों की आवश्यकता होती है. मेरे देश और मेरे खनिज रत्नों से समृद्ध है, इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, रिच वेल्थ है, मिनरल्स जेम्स का. बट यहाँ के लोग सबसे बड़ी वेल्थ है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. और ये जो शुद्धतम हीरे से भी महान और सच्चे हैं. अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इट इज द फॉर्म दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल्स दैट लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. संघर्ष के इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा है. फ्रॉम दीज कॉमरेड्स आई स्ट्रगल आई लर्न मीनिंग ऑफ करेज. मैंने साहस के मीनिंग को सीखा है. टाइम एंड अगेन
I have seen men and women risk and give their lives for an idea time and again. समय और बार बार मैंने जो मैन और वुमेन थे उनको एक विचार रखने के लिए जोखिम उठाते हुए अपनी जान देते हुए देखा. I have seen men and women risk their gives their lives for an idea time and again. I have seen men stand up to attacks the torture without breaking, showing the strength and resilience that defies the imagination. और मैंने पुरुषों को बिना झुके हमलों और यातना के विरुद्ध खड़े होते हुए देखा है, जो ताकत और लचीलापन को दर्शाता है, जो डिफाइंस द इमेजिनेशंस एंड रेजिलेंस, शोइंग द स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग, बिना झुके उनके विरुद्ध लड़ते हुए देखा है. I learned that courage was not absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा है कि साहस डर का अभाव नहीं था बल्कि उसके ऊपर जीत थी. ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत उसके ऊपर, ओवर इट. द ब्रेव मैन, एक वीर आदमी जो होता है, इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को कभी फील नहीं करता, डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कन्क्योर दैट फियर, वो उस डर पर विजय प्राप्त करता है. नो वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी अपनी त्वचा या रंग या उस पृष्ठभूमि के लिए अपने धर्म के कारण किसी अन्य व्यक्ति से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता. और इस बैकग्राउंड ऑफ रिलीजियंस, नो वन बॉर्न टू हेटिंग अनदर पर्सन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. जो लोग होते हैं वे लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए. अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है. पीपल मस्ट लर्न हेट. इफ दे कैन लर्न हेट, इफ दे कैन टॉट टू लव, उनको सिखाया जा सकता है प्यार करना. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. जो क्योंकि प्यार जो है ना वो अपने विरुद्धात्मक तुलना में कहते हैं ना कि प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार अपने जो उसके अपोजिट होते हैं मानव दिल में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है और ये बिल्कुल अननेचुरली आता है. नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट टू इट्स अपोजिट. पर यहाँ पे कुछ मीनिंग देखें. कॉमरेड का मतलब होता है जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जिनका यही होता है, कॉमरेड कहलाते हैं, राइट. और रेजिलेंस का मतलब होता है पावर ऑफ एबिलिटी जिनके अंदर होती है, जो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं उनको कहते हैं. और ट्रिम्फ का मतलब होता है एक विनर, सक्सेस, सिग्निफिकेंस होता है सक्सेस का, अचीवमेंट्स का, उसको हम ट्रिम्फ कहते हैं, राइट. देखिए लिखा हुआ है कि इट इज फ्रॉम द कॉमरेड्स ऑफ स्ट्रगल. मैंने उन जो स्ट्रगल के दिनों में लोगों से सीखा है कि साहस का मतलब क्या होता है. अगेन, टाइम एंड अगेन वुमेन ने अपनी एक आइडिया के लिए लोगों को जान देते हुए मैंने देखा है. और मैंने देखा है कि जो मैन थे वो बिल्कुल अटैक्स के लिए, विदाउट लचीलापन के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए, अपनी इमेजिनेशन को शो करते हुए उनके सामने खड़े हो गए हैं. और पुरुषों को बिना झुके हमले जो होते हैं, जो यातना होती है, उनके विरुद्ध खड़े होते देखा है, जो उनकी ताकत और उनकी लचीलापन को दिखाता है, जो उनकी कल्पनाओं को, इमेजिनेशन को डिफीज कर देता है, खारिज कर देता है. आई लर्न दैट करेज फ्रॉम नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने सीखा है कि जो साहस होता है, जो डर होता है, साहस डर का अभाव नहीं था, राइट. नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उनके ऊपर जीत थी. और ब्रेव मैन, जो एक वीर आदमी होता है, वो कभी भी डरता नहीं. कभी भी जो वीर आदमी जो होता है वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता. वीर आदमी वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, लेकिन वो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है. दैट्स द थिंग्स. नो वन बॉर्न, कोई भी अपनी त्वचा के लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि वो हेट करता है दूसरे लोगों के लिए बिकॉज उसकी स्किन की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके रिलीजियंस की वजह से. नहीं. अगर लोग हेट करना सीख जाते हैं, इफ दे कैन लर्न, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स, कहते हैं ना कि जो प्यार होता है नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आ जाता है, उसके अपोजिट जो होता है उसके में अपोजिट में तुरंत आता है. इवन द grimmest times in prison when my comrade and I were pushed into our limits, I would see the glimmer of humanity in one off guard, perhaps just for a second, but it was enough to
reassure me and keep me going. Man's goodness in a flame that can be hidden but never extinguished. और कह सकते हो कि यहाँ तक कि जेल में एक निर्दयतम समय में मैं अपने साथियों और अपने साथियों जो कामरेड थे अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन मुझे एक गार्ड के अंदर ह्यूमैनिटी दिखाई दी और शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त था कि मनुष्य की अच्छाइयाँ एक ऐसी लौ है जिसे छिपाया जा सकता है। जो मनुष्य की जो अच्छाई होती है ना, उसकी फ्लेम को छिपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी इसे बुझाया नहीं जा सकता, राइट। जो इंसान की अच्छाइयाँ होती हैं उनको बुझाया नहीं जा सकता है, उसके अंदर होती है, छिपा सकते हो लेकिन बुझा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर उसके दो ऑब्लिगेशंस होते हैं और दो दायित्व होते हैं। एक परिवार के लिए, फॉर टू हिज फैमिली एंड पेरेंट्स, परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के लिए, बच्चों का दायित्व, अपने माता पिता के लिए, पर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए दायित्व, और उसका, और इसके अलावा एंड ही हैज ऑब्लिगेशंस टू पीपल इज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपने देश, अपने सिविल, अपने लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी उसका होता है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ग्रिमेस्ट का मतलब होता है अनप्लीजेंट। इवन द एक अनप्लीजेंट टाइम था जब वो प्रिजन जेल में थे, और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है जिसे आप बुझा नहीं सकते, राइट, बुझाना होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब जो दायित्व में रहता है, अटैच्ड रहता है, उसको हम कहते हैं। अब कह सकते हो कि अगर इस मीनिंग को समझना चाहते हो तो आप इजीली समझ सकते हो कि जब जेल के दिनों में थे, जब अपने कामरेड जो साथी थे उनके साथ जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो पुश, अपने लिमिट को थोड़ा सा पुश किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि ह्यूमैनिटी हर जगह, इवन कि एक गार्ड के अंदर देखी, जो कि परहैप्स जस्ट अ सेकेंड, भले ही एक सेकेंड के लिए हो, ये इनफ था उनके लिए रीअश्योर करना कि इंसान के अंदर अच्छाइयाँ हैं, और जो इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो एक फ्लेम की तरह है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में भी हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और जो दूसरा होता है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने सिविल ह्यूमन के लिए, सबके पास ये चीजें होती हैं। देखिए अगर हम आगे बढ़े, इन लाइफ एवरी मैन टू ऑब्लिगेशंस, फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस एंड हिज कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। In civil human society, each man able to fulfill those obligations according to inclinations and ability. In life, man has two obligations, और in civil humans आप कह सकते हो कि लोग एक पृथक जीवन में जो अपनी गोपनीयता होती है उसको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो उसके जीवन होते हैं, एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक आदमी अपने झुकाव और क्षमताओं के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में क्या होता है, सक्षम होता है। एक सिविल सोसाइटी के अंदर फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू आउन इंक्लिनेशंस टू एबिलिटीज, अपने झुकाव के प्रति। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म, मेरे रंग के आदमी के लिए उन दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। बट इन माई कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर फुलफिल देयर दोज ऑब्लिगेशंस। और दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी जिसने एक अश्वेत इंसान के रूप में, कह सकते हो कि मेरे जन्म और मेरे रंग के आदमी के लिए दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। और इन साउथ अफ्रीका अ मैन कलर्ड हु अटेम्प्ट टू लाइव अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और साउथ अफ्रीका में जो एक आदमी जिसने अपने लोगों के लिए कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, अनिवार्य रूप से अपने परिवार और घर से दूर कर दिया गया था, और एक पृथक जीवन जीने, गोपनीयता और विद्रोह का एक धुंधला अस्तित्व जीने को मजबूर कर दिया गया था, आइसोलेट कर दिया गया था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल देयर ड्यूटीज टू हिज पीपल वाज इनवेटिबल राइट फ्रॉम हिज फैमिली। उसको फैमिली से दूर कर दिया गया था, अपने घर से दूर कर दिया गया था। वॉज फोर्स टू लाइव अपॉर्ड ट्विलिंग एग्जिस्ट स्कैरेसी एंड रिबेलियन। आप कह सकते हो उसको मजबूर कर दिया गया ताकि वो एक अलग जीवन जिए, अपनी गोपनीयता, विद्रोह, धुंधला अस्तित्व जीने को मजबूर हो गया। और I did not in beginning choose my place, my people, my family, but attempting serve
my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, and a father, and as a husband. I did not beginning मैंने शुरुआत में अपने लोगों को, अपने परिवार के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी थी. I didn't begin to choose my place, my people above my family, but attempting to serve my people. लेकिन मैं अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में खुद को पाया कि एक बेटा, एक भाई, एक पिता, एक पति के रूप में दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था. I was prevented from fulfill my obligation as a son, as a brother, as a father, as a husband. मुझे रोका गया था, राइट. और यहाँ पे आप देखोगे कुछ मीनिंग्स, जैसे कि इंक्लाइनेशन का मतलब होता है समथिंग जो कि किसी के साथ इंक्लाइन हो, ऑब्लिगेशन उसके साथ हो, कुछ अटैच्ड हो. इनविटेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता. और स्कैरसी का मतलब होता है जो किसी चीज को सीक्रेट रख सके, उसको हम कहते हैं. देखिए, अगर इस पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन में हर इंसान की लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ, चिल्ड्रंस के लिए, और दूसरा होता है उसकी कम्युनिटी, कंट्री के लिए. लेकिन सिविल ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो इंसान होता है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए अपनी एबिलिटीज के साथ जिधर उसका झुकाव होता है उधर ही वो फुलफिल करता है. लेकिन एज अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज इम्पॉसिबल था एक इंसान के लिए जिसका बर्थ, कलर, उसके सारे ऑब्लिगेशंस को दूर करता हो. साउथ अफ्रीका में एक ऐसा इंसान, मैन ऑफ कलर, जो अटेम्प्ट किया हो ह्यूमन बीइंग में कुछ अच्छा करने के लिए, वो पनिश्ड किया गया, उसको आइसोलेट किया गया. और साउथ अफ्रीका में एक ऐसा इंसान जो ट्राई कर रहा है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में, पीपल वॉज इनविटेबल राइट फॉर, जिसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया गया, इसके घर से फोर्स किया गया उसको अकेला रहने के लिए, अकेलापन का जीवन, डिलाइट एग्जिस्टिंग द स्कैरिसिटी एंड रिवेलिएशन. और इस चीज के लिए, इसके चलते आप कह सकते हो कि उसको परिवार को प्राथमिकता नहीं दी गई, विद्रोह का एक धुंधला अस्तित्व जीवन जीने को मजबूर हो गया. और स्टार्टिंग के दिनों में फैमिली के ऊपर, शुरुआत में अपने लोगों को, अपने परिवार के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी थी. लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक बेटा, एक भाई, एक पिता, एक पति के रूप में दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था. आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस, राइट. तो ये सारी चीजें हैं. आगे बढ़ते हैं और अगले हम उसमें चलते हैं, अगले पैसेज में चलते हैं. लिखा हुआ, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री. मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री एवरीवेयर, एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर तरह से स्वतंत्र जैसा मैं जानता था. Free to run in fields my mother's hut, free to swim clear stream that run through my village, free to roast meals under the stars and rides brought back to shallow moving bulls as long as I obey my father, abided by customs of my tribe. और कह सकते हो कि मैं दौड़ने के लिए और मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव के बीच बहने वाली साफ जो जलधारा थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र, सितारों के नीचे जो मकई होती है उसको भूनने के लिए स्वतंत्र, और धीमी गति से चलते बैल की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र. जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था और अपनी जाति के रीति रिवाजों का पालन करता था, तब तक मैं मनुष्य या जो गॉड थे उनके नियमों से परेशान नहीं था. आई वॉज नॉट ट्रबल माई लॉज अ मैन और गॉड. मैं परेशान नहीं था जब मैं उनकी बातों का वो करता था. और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि स्ट्रीम का मतलब होता है करंट वाटर जो बहता है, जो जलधारा बहती है उसको कहते हैं. अबाइडेड का मतलब होता है कुछ पुट करना, टॉलरेट करना. और ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, डिस्टर्ब, मेल्टन काम जिसको कहते हैं, वो आप डिस्ट्रेस हो जाते हो उसको हम कहते हैं. और ये समझना पड़ेगा आपको कि I was not born with a hunger to be free. मैं पैदा नहीं हुआ था भूख के उसमें. I was born free. मैं फ्री पैदा हुआ था, हर जगह फ्री था. I could know, मैं जानता था. जो मेरी माँ की झोपड़ी थी वहाँ पे सामने एक फील्ड था, खेत था, वहाँ पे दौड़ने के लिए फ्री था. जो एक जलधारा बहती थी वो मेरे गांव के पास में, वहाँ तैरने के लिए फ्री था.
जो रोस्ट मिल थी, जो उसको भूनने के लिए मैं फ्री था तारों के नीचे। और जो 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 स्लोली मूविंग जो बुल्स थे, जो बैलगाड़ी थी उसके पीठ पर बैठने के लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज जैसे ही मैं अपने फादर और अपने जो ट्राइब जो लोग थे उनकी बातों को जब मैं मानता था तो मैं फ्री था। और आई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं मनुष्य या परमेश्वर के नियमों से परेशान नहीं था, जब तक मैं रीति रिवाज और अपनी जाति के रीति रिवाजों का पालन करता था। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ, इट वॉज ओनली वेन आई बेगन टू लर्न ऑफ माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन illusion when I was discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it। और यह तभी हुआ जब मैंने यह सीखना शुरू किया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम थी। मेरी जो लड़कपन थी, बॉयहुड था, उसकी फ्रीडम एक इल्यूजन था। when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। और मुझे एक जवान आदमी के रूप में पता चला कि मेरी जो फ्रीडम है वो पहले ही छीनी जा चुकी है, मेरी आज़ादी जो है वो पहले ही छीनी जा चुकी है। तब मुझे इसके लिए भूख लगने लगी। एंड आई हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट। मुझे इसके लिए भूख लगने लगी। As a student, I wanted to freedom only of myself, transitory freedoms by being able to stay out at night, read what I pleased, to go where I choose। और शुरुआत में एक स्टूडेंट के रूप में मैंने केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था कि रात में बाहर रहने में सक्षम होने के लिए जो क्षणभंगुर की जो स्वतंत्रता थी वह पढ़ूं जो मुझे अच्छा लगे, उस स्थान पर जाऊं जिसका मैं चयन कर सकूं। Later as young man Johannesburg, I pleased go where I choose। जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ जा सकूँ। Later a young man as Johannesburg, I yearned to basics honorable freedoms of achieving my potentials, of earning my keep, marrying and having family, the freedoms not obstructed in a lawful life। But then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and my sister were also not free। और बाद में जब जोहान्सबर्ग के एक आदमी के रूप में मैंने अपनी क्षमता को प्राप्त करने की बुनियादी जो सम्मानजनक स्वतंत्रताएं थी वो मेरे जीवन यापन के लिए कमाई, शादी करने और एक परिवार होने की स्वतंत्रता, एक वैध जीवन में बाधित नहीं की जाने वाली स्वतंत्रता के लिए तरसता। लेकिन मैंने देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था बल्कि मेरे भाई बहन आजाद नहीं थे। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि यहाँ सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसकी कटौती की गई थी, बल्कि हर किसी की स्वतंत्रता जिसके विचार मेरी तरह थे। बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट्स इज व्हेन आई ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और मैंने देखा कि जिसकी कटौती की गई थी बल्कि हर स्वतंत्रता के विचार मेरी तरह थे। यही कारण है कि जब मैंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा और जब यह मेरी स्वतंत्रता के लिए भूख अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए और अधिक भूख बन गई थी। आवर फ्रीडम बिकम अ ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम फॉर माई पीपल। मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए और भूख बढ़ गई थी। और यहाँ पे लिखा है इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जिसको कहते हैं ना मिस एप्रीहेंशन जिसको कहते हैं। ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट लास्टिंग, जिसमें परमानेंट नहीं है कोई चीज, क्षणभंगुर है। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है ब्लॉक हो जाना किसी चीज से, साइट टू बी इन अ वे, एक तरीके से ब्लॉक। लॉफुल लाइफ में आप बंद जाते हो उसको आप कहते हो। नॉट टू बी, वो भी बिल्कुल ब्लॉक थी, ऑब्स्ट्रक्टेड था। अगर इन सारी चीजों को ध्यान से देखा जाए और समझने की कोशिश किया जाए तो आप इस पूरे पैसेज में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इट वॉज नॉट ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न। ये केवल वो नहीं था कि जब मैं बचपने में जो फ्रीडम थी वो मेरे लिए एक इल्यूजन था। जैसे ही मैं बड़ा हुआ, डिस्कवर किया एक यंग आदमी के रूप में, तो ऑलरेडी मेरी जो स्वतंत्रता थी वो छीन ली गई थी। आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, मुझे इसकी भूख थी। और एज ए स्टूडेंट मैं चाहता था कि मुझे फ्रीडम मिले, मैं जा सकूं जहां फ्रीडम है वहां जा सकूं। ऐसा नहीं कि केवल नाइट आउट में रह सकूं, एक क्षण भंगुर स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम नहीं चाहिए थी, थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए थी। ओवरनाइट, आउट ऑफ नाइट, आई प्लीज टू गो वेयर आई चूज। जहां मैं जाना चाहता था वहां जा सकूं।
लेटर बाद में एक यंग मैन जो कि जोहान्सबर्ग में मैंने बेसिक्स जो ऑनरेबल फ्रीडम्स थी वहाँ अचीव किया मैंने अपनी पोटेंशियल्स को। और वहाँ पे कुछ अर्निंग के लिए, शादी के लिए जो लाइफ होती है, फैमिली लाइफ, अपने फ्रीडम्स के लिए, बल्कि वो एक लॉफुल जो जिंदगी थी उसके लिए मैं ऑब्स्टेक्ट था। एक कह सकते हो एक कानून का पालन करने के लिए आप कह सकते हो कि जो लोग थी जो वहाँ पे मैं ऑब्स्ट्रक्टेड था कम्प्लीटली कि आप कह सकते हो कि मैं अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने, जो बुनियादी सम्मानजनक स्वतंत्रताएं थी मेरे जीवन यापन के लिए, कमाई, शादी करने के लिए, एक परिवार होने की स्वतंत्रता, एक वैध जीवन बाधित होने के लिए स्वतंत्रता के लिए मैंने तरसा, राइट। बट देन स्लोली स्लोली नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैं देखा न केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था बल्कि मेरे भाई बहन भी आजाद नहीं थे। Not only free, but my brothers and sisters were free. I saw that it was not just my freedom. मैंने देखा कि ये केवल मेरी ही फ्रीडम का नहीं था. That was Cotlight, but the freedom everyone who looked like, बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जिनके विचार मेरी तरीके से मिलते थे। उन सब की स्वतंत्रता जो थी वो आप कह सकते हो कि जिनके विचार मेरी तरह थे उन सब की स्वतंत्रता में कटौती की गई थी। कर्टल, दैट वाज कर्टल्ड, राइट एवरीवन। दैट इज आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल, दैट इज जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन आई हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम। और जब मैं यही एक विचार थी कि आप कह सकते हो कि मैंने देखा कि मेरी तरह यही कारण था कि जब मैं अपनी जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके साथ अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ा, और यह मेरी स्वतंत्रता के लिए भूख, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए भूख बन गई, और ये मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए भूख बन गई। इट वॉज द डिजायर ऑफ माई फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव the life's dignity, self-respect, and animated my life that transformed frightened young man into a bold one, that drove law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, forced a life-loving man to live like a monk. It was desire, और ये मेरे लिए मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए एक इच्छा थी कि अपने जीवन में जो गरिमा है, जो स्वतंत्रता है, जो डिग्निटी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो एनिमेटेड लाइफ, जो कहते हैं एनिमेटेड लाइफ ट्रांसफॉर्म, और ये यंग मैन से मुझे एक बोल्ड बना दिया। और कह सकते हो कि मैं स्वतंत्रता के लिए इच्छा थी कि जीवन जो है वो गरिमामय बने, आत्मनिर्भरता के साथ व्यतीत करे, जिसने मेरे जीवन में जोश भर दिया, जिसने एक डरे हुए युवक को एक साहसी युवक में बदल दिया, बोल्ड वन बना दिया, और जिसने कानून का पालन करने के लिए एक वकील को एक अपराधी बनने के लिए उकसाया, अ लॉ अबाइडिंग एटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक जिसने परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को, एक पति को एक बेघर आदमी में बदल दिया। वो अपने फैमिली से भी दूर हो रहे थे, अपने बारे में बता रहे हैं कि एक पति को अब मैन विदाउट होम, बेघर आदमी के रूप में कर दिया। दैट फोर्स लाइफ लविंग टू मैन लाइक अ मोंक, और मुझे एक मोंक की तरह, एक भिक्षु की तरह रहने के लिए मजबूर किया। मैं किसी अन्य आदमी की तुलना में आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट it could not be even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I know my people were not free. I am no more virtuous, और मेरे लिए आप कह सकते हो कि मैं किसी अन्य आदमी की तुलना में अधिक गुणवान, आत्मत्याग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरी जो बेचारी सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकता था। मुझे पता था कि मेरे लोग जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है। आई नो माई पीपल्स वर नॉट फ्रीडम। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, जो स्वतंत्रता है वो अविभाज्य है। द चैन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑफ ऑल देम, द चैन्स ऑफ ऑल द माई पीपल वर चैन ऑफ मी, चैन्स ऑफ मी। फ्रीडम जो है वो अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बंधन भी उन सभी पर बंधन था, मेरे सभी लोगों पर बंधन का विश्वास था, राइट। और आप कह सकते हो कि इतना था कि स्वतंत्रता है जो कि अविभाज्य है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ मीनिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो
यहाँ हम देखें अगर कुछ मीनिंग्स को, तो सबसे पहली मीनिंग दी हुई है डिग्निटीज। और डिग्निटी का मतलब होता है यार जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको आप कह सकते हो, एक सेल्फ इंडेक्टिव जिसको आप कह सकते हो, उसको हम कहते हैं डिग्निटी। और अट्रॉनी का मतलब होता है एक लॉयर। और इनडिविजिबल का मतलब होता है जो डिविजिबल नहीं हो, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं इनडिविजिबल। देखिए, इस पैसेज को अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हो कि मेरे अंदर एक डिजायर था फ्रीडम को पाने के लिए। मेरे लोग जो मैं चाहता था कि वो डिग्निटीज के साथ मतलब रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट उनको मिले। और थाउजेंड्स जिसने ये मेरी इच्छा ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरे हुए यंग मैन से एक बोल्ड वन बनाने में। मुझे जो लॉ बाइंडिंग था एक वकील से मुझे क्रिमिनल बनने को टर्न कर दिया। मेरी फैमिली से एज अ हस्बैंड से मैं बन गया एक ऐसा आदमी जिसके पास घर नहीं था, मैन विदाउट होम, फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन लाइक अ मोंक। मैं एक भिक्षु की तरह अपना जीवन यापन करने लगा, एक लविंग मैन से एक भिक्षु की तरह जीवन यापन करने लगा। आई एम नो मोर वर्टर्स ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। ज्यादा मैंने अधिक अन्य आदमियों की तुलना में ज्यादा मैं आत्मत्याग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पाया आई गॉट मेरी बेचारी सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद भी नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड माई नो, माई पीपल वर नॉट फ्री। और लिमिटेड जो फ्रीडम्स थी मुझे अलाउ नहीं कर सकती थी। मुझे पता था कि जो मेरे लोग हैं वो भी फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज इनविजिबल। जो फ्रीडम है ना वो अविभाजनीय है। द चांस ऑफ एनी वंस ऑफ माई पीपल। और मुझे पता था कि मेरे लोग मेरे में से किसी पर भी बंधन नहीं है, उन सभी पर बंधन था। और मेरे सभी लोगों पर बंधन, मुझ पर बंधन था। माई पीपल वर चैंस ऑन मी। अब आई नो दैट ऑपरेशंस। और मैं जानता था कि जो उत्पीड़क थे उस को भी उसी प्रकार स्वतंत्र किया जाना चाहिए जिस प्रकार निश्चित रूप से एज मैन हु टेक्स अवे फ्रॉम अ मैन फ्रीडम प्रिजनर ऑफ हैटर्ड ही लुक्ड बिहाइंड द बार्स एंड प्रिजुडिस द नैरो माइंडनेस। आई नो द ऑपरेशंस। मैं जानता था कि जो उत्पीड़क को भी उसी प्रकार से स्वतंत्र किया जाना चाहिए जिस प्रकार निश्चित रूप से उत्पीड़ित को मुक्ति किया जाना है। एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीन लेता है, अमेंस फ्रीडम छीन लेता है, वो घृणा का बंदी है। अ प्रिजनर्स ऑफ हेटर्स ही लॉक बिहाइंड द बार्स एंड प्रीचर्स नैरो माइंडनेस। और वो जो पूर्वाग्रह है ना, उसकी संकीर्णता सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता छीन रहा हूं। आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम समवन्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री। जैसा कि मुझे पता है कि मैं अगर दूसरे की स्वतंत्रता छीन रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई, एंड जस्ट श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम टेकन फ्रॉम मी। जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई, आई ऑपरेस द ऑपरेशंस लाइक रॉड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और आई ऑपरेस्ड द ऑपरेस्ड, आप कह सकते हो कि जो ऑपरेस्ड थे, और एंड ऑपरेजर लाइक रॉबर्ट देयर ह्यूमैनिटी, उत्पीड़ित और जो उत्पीड़क थे। एक होता है जो उत्पीड़ित होता है, जो पीड़ित होता है, और एक वो जो जिसने उत्पीड़न दी। समान रूप से उन्होंने मानवता को, ह्यूमैनिटी को रोब यानी कि लूट लिया है। अगर इन मीनिंग्स को देखें तो ऑपरेशन का मतलब होता है जो अथॉरिटी होता है, जो उत्पीड़न देता है, राइट। और ऑपरेस्ट जिसके ऊपर उत्पीड़न किया गया है। और प्रिजनर का मतलब होता है जो एक लाइबिलिटी में बंधा होता है, एक कैदी होता है। प्रिज्यूड्स का मतलब होता है अनरीजनेबल फीलिंग होती है, ओपिनियन जिसका एल्टीट्यूड होता है, मतलब बिल्कुल उसके अंदर फीलिंग नहीं होती, अनरीजनेबल फीलिंग्स होती है, उसको हम कहते हैं प्रीजुडिस। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि वो कहते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं, आई नो दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड। जो ऑपरेस्ड है वो लिबरेटेड है। जस्ट श्योरली दैट इज ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी
उसी प्रकार स्वतंत्र किया जाना चाहिए जिस प्रकार निश्चित रूप से जो उत्पीड़ित होता है, श्योरली एज अ ऑप्रेस्ड, जो उत्पीड़ित को मुक्त किया जाना है। एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है वह घृणा का बंदी है। वह पहले से जो पूर्वाग्रह है, ही लॉक बिहाइंड द बार्स प्रिज्यूड्स एंड नैरो माइंडनेस, वो नैरो माइंडनेस है। आई एम ट्रूली फ्री, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग समवन एज फ्रीडम। मैं निश्चित रूप से वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं अगर किसी अन्य की स्वतंत्रता छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योर आई एम नॉट फ्री, कि मैं फ्री नहीं हूं व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और जब तक मेरी स्वतंत्रता किसी दूसरे ने छीन ली है। द ऑप्रेस्ड, जो उत्पीड़ित है, और जो ऑपरेशर है, जो उत्पीड़क है, उत्पीड़ित और उत्पीड़क और ने समान रूप से जो हमारी मानवता है, देयर ह्यूमैनिटी को उन्होंने लूट लिया है। तो ये सारी इसकी ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड मंडेला हंगर्स फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो आप कह सकते हो कि मंडेला रियलाइज द यूथ दैट वाज नॉट जस्ट अ फ्रीडम, दैट्स अ बीइंग स्नैच्ड फ्रॉम, उनकी जो स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है, बट फ्रीडम ऑल ब्लैक्स, जो भी ब्लैक्स थे, जो उनके नेशन के थे, दिस चेंज टू माइंडसेट, उन माइंडसेट को चेंज कर दिया, एक फियरिंग पर्सन से एक डेयरिंग रेबल बना दिया। व्हाट डज करेज द मैन मंडेला, मंडेला का जो करेज है वो क्या है। मंडेला ने मेंशन किया कि जो कॉमरेड्स, जो उनके साथी थे, फ्रॉम द लर्न एक्चुअल मीनिंग ऑफ करेज, उन्होंने एक्चुअल मीनिंग सीखी करेज की। फॉर करेज डिड नॉट मीन absence ऑफ फियर बट ट्रिफम्ड ओवर फियर। इसका मतलब ये नहीं है कि डर का वो उनका मतलब नहीं था कि डर को दूर करना, बल्कि उसके ऊपर जीत पाना है। और अकॉर्डिंग टू ब्रेव मैन, उनके अकॉर्डिंग जो ब्रेव मैन होता है वो डरता नहीं है बल्कि कंक्यूर करता है, उस डर के ऊपर काबू पाता है। वाई टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, क्योंकि दो तरीके के लोग थे, एक व्हाइट्स थे एक ब्लैक्स थे। दे सिंबलाइज द इक्वालिटी ब्लैक्स एंड अ व्हाइट। जो ब्लैक और व्हाइट थे उनकी इक्वालिटीज को बताने के लिए दो तरीके के नेशनल एंथम्स गाए गए थे। नेम, लेशन का नाम क्या है, बहुत सिंपल है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब एक फ्रीडम की जर्नी, बहुत लंबी जर्नी आप कह सकते हो। हु वर द टॉर्चर्ड देयर, नेल्सन मंडेला और जो उनके कॉमरेड थे वर टॉर्चर्ड, उनको टॉर्चर्ड किया गया। व्हाट इज द ग्रिमेस्ट टाइम, ग्रिमेस्ट टाइम का मतलब होता है ट्रबल सम मोमेंट्स ऑफ सफरिंग, उस समय से गुजरना, उसको हम कहते हैं ट्रबल जो कर रहा हो, सफर कर रहा हो। डीप का मतलब क्या होता है, डीप का मतलब होता है प्रोफाउंड, जो इस मतलब का होता है प्रोफाउंड, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन का इम्पैक्ट क्या हो, वो क्रिएटेड मैन करेज एंड विजडम, उन्होंने जो इंसान थे उनके अंदर करेज और विजडम का इफेक्ट था। अपार्थाइड मीन का मतलब क्या होता है, ये होता है रंग भेद कहते हैं इसको। द वर्ल्ड अपार्थाइड मीन्स पॉलिसी टू रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं रंग भेद। और आई होप कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स, वो सारी बातें आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at last. God bless you. Thank you so much. Thanks a lot.